स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की जो क्लासेज चल रही थी उसमें आज हम लोग सिंध का विलय जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत हुआ था, इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे किस प्रकार से यहाँ की परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या रही है और भौगोलिक स्थिति सिंध की क्या है जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसका विलय किया। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आंग्ल अफगान संबंधों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और उसमें देखा था किस प्रकार से अंग्रेज़ों की विभिन्न आंग्ल अफगान युद्धों में भीषण पराजय और उनके अपमान के कारण उन्होंने बाद में, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस उसी अपमान का बदला लेने के लिए सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। तो एक बार आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सिंध की अगर बात करेंगे तो 1749 ईस्वी तक सिंध मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था और यह हुमायूं के समय से ही मुग़ल साम्राज्य के हिस्से में आया था। ठीक, हुमायूं के समय से ही यह मुग़ल साम्राज्य के हिस्से में आ गया था और 1749 ईस्वी तक सिंध जो है यह मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद मुग़लों के बाद कलोरा सरदारों का शासन इस पर रहा और अफगानों को खिराज टैक्स भेजते थे। यानी जो यहाँ पर सरदार थे, कलोरा जिनको कहा जाता था, वे लोग पूरा प्रशासनिक दायित्व तो निभाते थे, राजा यहाँ के होते थे, परंतु वे अधीन किसके थे? अफगानिस्तान के शासक के अधीन। उसको वार्षिक रूप से खिराज यह लोग भेजते थे। 1758 ईस्वी में होता है कि गुलाम शाह कलोरा ने कंपनी को औरंग बंदर और ठट्ठा जो कि कपड़ों का केंद्र था, यहाँ पर कोठियाँ यानी कि फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अब यहीं से सिंध में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप शुरू होता है। 1775 ईस्वी में सरफराज कलोरा ने इन कोठियों को बंद करवा दिया। 1799 में नैथन क्रो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक मिशन भेजा जाता है इनकी अध्यक्षता में, कंपनी एजेंट नैथन क्रो ने हैदराबाद के अमीर फतह अली से व्यापार अनुमति ली, परंतु 1802 में उसे निष्कासित कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर यह जो ठट्ठा है, यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह किस व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो ठट्ठा कपड़े के बाजार का बड़ा केंद्र वहाँ पर था। इस घटना के बाद तालपुर के जो अमीर हैं इनका उदय होता है। तालपुर जो कि एक बलोच पहाड़ी जाति थी। ठीक, तालपुर कोई स्थल नहीं है, वहाँ तालपुर में एक बलोच जो जनजाति रहती थी उसी को तालपुर के अमीर वहाँ पर कहा जाता था, जो सिंध के मैदानों में बसी थी। ठीक, तालपुर एक बलोच पहाड़ी जनजाति थी। 1783 में इन्होंने कलोरा सरदारों को हटाकर सिंध पर अधिकार कर लिया। इन्हीं में से फिर हम लोग चार यार को देखेंगे। ठीक, चार यार 1800 ईस्वी में अमीर अली की मृत्यु के बाद चार भाइयों में सिंध के साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया। इसके तीन केंद्र बनाए गए, यानी सिंध को तीन भागों में बांटा गया था। एक भाग था खैरपुर जो कि उत्तरी सिंध में था, यहाँ पर अमीर सर्वोच्चता का दावा करता था। दूसरा था हैदराबाद जो कि दक्षिणी सिंध में था, यह प्रमुख केंद्र था, और मीरपुर जो उत्तर पूर्वी सिंध में था। ठीक, यानी चार भाइयों ने तीन भागों में पूरे सिंध का बंटवारा कर लिया। और कराची जो कि लूज सरदारों से और शिकारपुर भक्कर अफगानों से तथा अमरकोट जोधपुर से जीत लिया। यानी इन चारों भाइयों ने धीरे धीरे सिंध का विस्तार करना प्रारंभ किया। लूज सरदारों से कराची को, शिकारपुर या भक्कर को अफगानों से तथा अमरकोट को जोधपुर से इन्होंने अपने सिंध जीत करके सिंध के अधीन कर लिया। फिर उसके बाद 1807 में फ्रांस और रूस के मध्य एक संधि होती है। क्या नाम है? टिलसिट की संधि। ठीक, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। टिलसिट की संधि होती है फ्रांस और रूस के मध्य में 1807 ईस्वी में, और इसकी वजह से भारत पर रूस और फ्रांस के गठबंधन के द्वारा भारत पर आक्रमण का खतरा अंग्रेजों को लगने लगा। अब इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस और रूस ने मिलकर के भारत पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, जिसकी वजह से लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, फ्रांसीसी आक्रमण को रोकने के लिए बम्बई से सेना भेजी और दबाव बनाया। इसके बाद तीन अमीर, ठीक, गुलाम अली, करम अली और मुराद अली जो हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से एक संधि की। ठीक, उसके बाद इस संधि की शर्तें क्या थी? सिंध में फ्रांसीसियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
और 1820 में एक संधि फिर की गई। कंपनी ने कच्छ पर अधिकार करने के बाद अमीरों के साथ पुनः नई संधि कर ली। ठीक, यानी अंग्रेजों रूस और फ्रांस की जो टिलसिट की संधि 1807 में हुई है, उसके भय की वजह से रूस और फ्रांस ने गठबंधन बनाया कि भारत पर आक्रमण किया जाए, जिसके भय की वजह से लॉर्ड मिंटो ने अंग्रेजों को वहां पर भेजा और दबाव बना करके उनसे संधियां की। गुलाम अली, करम अली और मुराद अली, जो वहां पर 3 अमीर थे, इनसे मिलकर के संधियां की गई। और इसमें प्रावधान था कि फ्रांसीसियों को सिंध में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाद में कच्छ पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया 1820 में, तो फिर एक संधि कर ली गई उनके साथ। फिर उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर वंश जो हैं, इनके नेतृत्व में एक मिशन भेजा जाता है 1831 में। अलेक्जेंडर वंश के नेतृत्व में एक मिशन भेजा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका वास्तविक उद्देश्य था सिंध में प्रवेश के लिए जो सिंध नदी है, पूरे मार्ग की खोज करना और सामरिक दृष्टि से पूरा उसको, सैनिक दृष्टि से उसको देखना कि कहाँ से किस प्रकार से सैन्य कार्यवाही की जा सकती है, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, भौगोलिक परिस्थिति क्या है पूरी। जबकि अंग्रेजों ने प्रचार किया कि ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ ने महाराजा रणजीत सिंह को एक उपहार भेजा है। उपहार क्या था? 4 घोड़ा और 1 बग्घी थी। ठीक, अंग्रेजों ने कहा कि जो विलियम चतुर्थ हैं ब्रिटेन के सम्राट, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के लिए एक उपहार भेजा है, 4 घोड़े और 1 बग्घी, जो कि है वह रणजीत सिंह को देना है। इसलिए हम लोग सिंध नदी के रास्ते जा रहे हैं, यानी सिंध से होकर के जा रहे हैं। जबकि वास्तविक उद्देश्य था, लॉर्ड एलनबरो, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उस समय सदस्य था, सिंध नदी के रास्ते मध्य एशिया में व्यापार का मार्ग चाहता था। साथ ही साथ व्यापार के मार्ग के साथ में ही सिंध पर अधिकार करने के लिए और उसे बफर स्टेट बनाने के लिए भी उसका मंतव्य यही था। उसके बाद अलेक्जेंडर वंश जो है, इनके नेतृत्व में एक मिशन भेजा जाता है। और जब यह मिशन जाता है तो इन व्यक्तियों को देख करके, अंग्रेजों को देख करके, वहाँ के जो व्यापारी हैं, एक व्यापारी ने कहा कि अमीरों को अंग्रेजों को रोकने की व्यापारी ने कहा कि अमीरों को रोकना चाहिए, अंग्रेजों को रोकना चाहिए कि सिंध में वे लोग प्रवेश न कर पाए। और एक सिंधी सैयद जो था, व्यापारी था, उसने कहा अफसोस, सिंध अब चला गया क्योंकि अंग्रेजों ने सिंध नदी को देख लिया है। यानी जब अंग्रेज सिंध नदी को देख रहे थे, यानी सिंध नदी से होकर के उस मिशन के द्वारा पूरा सर्वेक्षण कार्य कर रहे थे, तो उसको लेकर के एक सिंधी व्यापारी ने, जो कि सैयद था, उसने कहा कि अफसोस है कि सिंध अब चला गया क्योंकि अंग्रेजों ने सिंध नदी को देख लिया है। आगे देखते हैं। 1832 में एक वाणिज्यिक संधि, कमर्शियल ट्रीटी की जाती है। उस समय गवर्नर जनरल जो हैं विलियम बेंटिक थे और कर्नल हेनरी पोटिंगर जो हैं, इन्होंने मध्यस्थता करके सिंध और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य एक संधि करवा दी 1832 में। संधि का प्रावधान क्या था? सिंध की नदियां और मार्ग भारतीय व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। किसी भी प्रकार के शस्त्र या युद्ध सामग्री का परिवहन इस मार्ग से नहीं होगा। सिंध में कोई अंग्रेज व्यापारी नहीं बसेगा, यानी व्यापार तो कर सकते हैं परंतु यहाँ पर बस नहीं सकते अंग्रेज। ठीक, रणजीत सिंह ने एक प्रस्ताव रखा 1831 में। उनका प्रस्ताव था कि रोपण में भेंट करके रणजीत सिंह ने सिंध को बांटने का प्रस्ताव दिया, यानी रोपण भेंट में रणजीत सिंह ने सिंध को बांटने का प्रस्ताव दिया, जिससे बेंटिक ने ठुकरा दिया क्योंकि वह पूरा सिंध चाहता था। यानी रणजीत सिंह ने 1831 में एक अंग्रेजों से शर्त रखी। रोपण में वह अंग्रेजों से मिलते हैं और कहते हैं कि सिंध को आधा आधा बांट लिया जाए, आधे भाग पे महाराजा रणजीत सिंह शासन करेंगे और आधे भाग पर अंग्रेज। परंतु जो विलियम बेंटिक है वह पूरे सिंध पर अधिकार चाहता था, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर 1834 में कर्नल पोटिंगर को सिंध में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। ठीक, 1834 में कर्नल पोटिंगर को सिंध में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर 1838 में एक त्रिदलीय संधि होती है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा जो अफगानिस्तान के शासक थे। कल की क्लास में हम लोगों ने भी इसको देखा था। अफगानिस्तान महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। जो दोस्त मोहम्मद जो वहाँ का शासक था उसको लेकर के
हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा था कल की क्लास में। तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो यह पूरा मैटर फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक, इस संधि का प्रावधान क्या था? शाह शुजा ने सिंध पर अपने संप्रभुता के दावे को त्याग दिया, यानी उसने कहा कि अब हम सिर्फ अफगानिस्तान में शासन करेंगे, सिंध पर मेरा कोई दायित्व नहीं है। रणजीत सिंह ने सिंध विवाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। यह संधि अमीरों की अनुपस्थिति में उनके भाग का निर्णय कर रही थी, यानी कि अमीर जो सिंध के अमीर थे वे लोग इस संधि में उपस्थित नहीं थे, जिनसे सिंध को लेकर के कोई लेना देना नहीं था, उनके वहाँ के प्रशासन से संबंध नहीं था, न तो वहाँ के लोग थे। वे लोग सिंध का निर्णय कर रहे थे, आपस में बंटवारा कर रहे थे, जबकि सिंध के जो अमीर जो वहाँ पर प्रशासनिक जो वहाँ के मूल निवासी हैं, प्रशासनिक दायित्व निभा रहे हैं, वे लोग इस संधि में उपस्थित नहीं थे। नेपियर ने इस संधि के विषय में कहा था कि एक बारूद भरा गोला अमीरों के महल में रख दिया गया है, जब चाहो उनको ध्वस्त करो। ठीक, यानी कि इस संधि के माध्यम से उन्होंने कहा, नेपियर ने, कि एक बारूद भरा गोला अमीरों के महल में रख दिया गया है, जब चाहो उनको ध्वस्त करो। आगे देखते हैं फिर 1839 में एक सहायक संधि होती है, किससे? सिंध से। फरवरी 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारण अमीरों पर नई शर्तें थोपी गई। शिकारपुर और भक्खर में कंपनी की सेना रहेगी, जो कि वहाँ के किले थे। सिंध को 3 लाख रुपए वार्षिक देना होगा, यानी जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है तो तब भी कहीं न कहीं अफगानिस्तान के अधीन ही सिंध रहता है, तो इसकी वजह से शिकारपुर और भक्खर में कंपनी की सेना रहेगी। साथ ही साथ सिंध को इस युद्ध के क्षति के रूप में 3 लाख रुपए वार्षिक देना होगा। साथ ही साथ बिना कर के कराची में एक कंपनी की गोदाम स्थापित होगी और बंदरगाह पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण, यानी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, और 1838 में कराची पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक, अब जब यह संधि होती है, सहायक संधि, इसी में था कि आंतरिक मामलों में कंपनी के अधीन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। ठीक, यानी कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह सिंध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु जैसा कि अन्य राज्यों में हम लोगों ने देखा था, अंग्रेजों की नीतियाँ हस्तक्षेप की रहती थी सिर्फ पेपर पर, परंतु वह वास्तविक रूप से राज्य के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में तो हस्तक्षेप करती ही थी। फिर उसके बाद सिंध का विलय कर लिया जाता है, और इसके विलय के लिए सुंदरलाल जो कि इतिहासकार हैं, इन्होंने 5 कारण बताए। पहला, अमीरों के खजाने पर अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज, यानी आर्थिक कारण था। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, यानी सामरिक कारण था। रूसी आक्रमण का भय, यानी यह भी सामरिक और सैन्य कारण था। चौथा था अफगानिस्तान युद्ध में हुई प्रतिष्ठा की हानि को पुनः प्राप्त करना। पांचवा था लॉर्ड एलनबरो का मुसलमानों के प्रति द्वेष। तो यह तो सिंध के विलय के 5 कारण थे, परंतु तत्कालिक कारण क्या होता है? अफगान युद्ध में शर्मनाक हार का बदला एक कमज़ोर शिकार सिंध से लेना था, यानी अफगानिस्तान में तो हार गए खुद, और उसका बदला किससे ले रहे हैं? सिंध से ले रहे हैं, जहां पर अफगानिस्तान की तरह न तो भौगोलिक परिस्थितियां अंग्रेज़ों के प्रतिकूल हैं और न सैन्य दृष्टि से सिंध उतना सशक्त है। यानी वहां पर अफगानिस्तान को देखोगे आप तो भौगोलिक रूप से बहुत ही वहाँ की परिस्थितियाँ जो है चुनौतीपूर्ण हैं, इसीलिए अंग्रेज़ों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। और सामरिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से भी जो अफगानिस्तान था सिंध से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक, तो उस अपमान का बदला सिंध के विलय को लेकर के अंग्रेज़ों ने किया। लॉर्ड एलनबरो और चार्ल्स नेपियर 1842 में इनकी नियुक्ति होती है। सितंबर 1842 में एलनबरो ने मेजर आउट्रम को हटाकर चार्ल्स नेपियर को रेजिडेंट बनाया। ठीक, सिंध का रेजिडेंट किसको बनाया? मेजर आउट्रम की जगह चार्ल्स नेपियर को। नेपियर का उद्देश्य था, नेपियर ने कहा कि मेरी योजना यह है कि मैं एक ऐसा बहाना ढूंढ सकूं जिससे गलत बताया जाए उससे पहले ही काम पूरा हो जाए। यानी कि नेपियर कहता है कि मेरी यह योजना है कि मैं कोई ऐसा बहाना ढूंढ लूं जिसे बाद में गलत बताया जाएगा, कोई परवाह नहीं है, परंतु उससे पहले ही मैं सिंध का विलय कर लूं। ठीक, सर डब्ल्यू बटलर ने कहा है कि जिस तरह एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार नेपियर युद्ध के लिए व्याकुल था। यानी नेपियर पूरी तरीके से युद्ध करने पे उतारू था। ठीक,
खैरपुर में मीर रुस्तम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और इसी संघर्ष में नेपियर को मौका मिल जाता है सिंध पर हस्तक्षेप करने के लिए। फिर 1843 में कुछ युद्ध होते हैं, ठीक, और इन युद्धों के माध्यम से ही सिंध का विलय किया जाता है, जिसमें इमामगढ़ का युद्ध 1843 में होता है। नेपियर ने बिना युद्ध की घोषणा के इमामगढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। फिर एक होता है मियानी का युद्ध 17 फरवरी 1843 को। नेपियर ने अमीरों की संयुक्त सेना को हराया और यह मियानी का युद्ध सिंध और आंग्ल संबंधों में एक निर्णायक विजय मानी जाती है। सिंध का विलय 5 मार्च 1843 को सिंध के विलय की घोषणा की गई, ठीक, 5 मार्च 1843 को सिंध के विलय की घोषणा की गई। और फिर दाबो या हैदराबाद का युद्ध होता है 24 मार्च 1843 को। शेर ए मीरपुर यानी शेर मोहम्मद को पराजित किया गया और अंतिम विजय अप्रैल तक अमरकोट पर अधिकार कर लिया गया और अगस्त 1843 में संपूर्ण सिंध में क्या कहते हैं, संपूर्ण सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। विलय की घोषणा की जाती है 5 मार्च 1843 को। युद्ध चलता रहता है और अगस्त 1843 तक संपूर्ण सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, ठीक। जब यह विलय होता है तो इस विजय के बाद नेपियर ने एलन बैरो को एक लैटिन भाषा में शब्द लिखा। क्या लिखा था? पेविकिक, ठीक, यानी इसका क्या मतलब था कि मैंने पाप किया है। लैटिन भाषा में पेविकी लिखा, यानी इसका मतलब था कि मैंने पाप किया है। आई हैव शाइंड, यानी मैंने पाप किया है। हमें सिंध पर अधिकार का कोई हक नहीं है। यह एक उपयोगी, लाभदायक परंतु धूर्ततापूर्ण कांड था। यह नेपियर, चार्ल्स नेपियर का कथन है। वह कहता है कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सिंध पर अधिकार करें, ठीक, हमारे पास कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि जिसकी वजह से हम सिंध पर अधिकार करें, परंतु हम ऐसा करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि यह उपयोगी है और लाभदायक है, ठीक, भले ही यह धूर्ततापूर्ण हो, कुछ भी हो, परंतु करेंगे हम। तो यह नेपियर का कथन था। नेपियर को 70,000 पाउंड इस विलय के बाद यानी लूट के बाद मिले और आउटरम ने इसे अनैतिक मानते हुए अपने 3,000 पाउंड लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसी युद्ध के बाद यानी जब यह पैसा इसको मिलता है तो नेपियर कहता है आउटरम के लिए कि उसने मिस्र जितना बड़ा और उर्वर प्रदेश कंपनी के अधिकार में किया है, ठीक। तो कथन जो नेपियर से संबंधित है इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद मीर, वहाँ का जो मीर नसीर है, अमीर है, ठीक, मीर नसीर को कलकत्ता भेज दिया गया। मीर रुस्तम को पूना भेजा गया। यहाँ से भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो मीर नसीर है उसको सिंध से निर्वासित करके कलकत्ता भेजा गया और मीर रुस्तम जो है इसको पूना भेजा गया। मीर नसीर कौन था? यह जफर उपनाम से कविताएं लिखता था, ठीक, यानी सैड, दुख भरी कविताएं लिखता था। दीवाने जफर क्या है? अलेक्जेंडर बंस ने नसीर से उसके कविता संग्रह को दीवाने जफर की मांग की, ठीक, यानी अमीर नसीर यानी मीर नसीर के कविता संग्रह को क्या कहा जाता था? दीवाने जफर उसका नाम था। विलियम नेपियर जो कि चार्ल्स का भाई था ने द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में विजय के बाद मुसलमानों पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया है, ठीक, यानी जो पुस्तक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यह विलियम नेपियर की पुस्तक है। इसमें मुसलमानों पर सिंध में हुए अत्याचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलता है। एल्फिस्टन जो है इस सिंध विलय के बाद कहता है कि अफगानिस्तान से वापस आकर अंग्रेज निर्दयी पुरुष बन गए हैं जो गली में मार खाने के बाद घर में आकर अपनी पत्नी को पीटता है। यानी एल्फिस्टन जो है सिंध के विलय को पूरी तरीके से इस विलय से नाराज़ है और वह कहता है कि अफगानिस्तान में जब अंग्रेज़ों की पराजय हो जाती है तो अंग्रेज़ों की ठीक वैसी ही स्थिति हो जाती है जिस प्रकार से गली में एक पुरुष मार खाता है, यानी बाजार में एक पुरुष मार खाता है और घर आकर के अपनी पत्नी को पीटता है। ग्लैडिस्टन का क्या कथन है? सिंध जीतना गलत था किंतु उसे उसके हाल पर छोड़ देना भी गलत होता है। यानी ग्लैडिस्टन कहते हैं कि अंग्रेजों ने सिंध का विलय तो किया या सिंध को जीत लिया, यह गलत तो था, परंतु यदि अंग्रेज उसको उसी हाल पर छोड़ देते तो यह और भी गलत होता। हेनरी लॉरेंस ने कहा, उन्होंने मांग की थी कि सिंध अमीरों को लौटा देना चाहिए। यानी हेनरी लॉरेंस जो है वह कहते थे कि सिंध जो है उसको अमीरों को वापस कर देना चाहिए।
कलकत्ता रिव्यू जो कि वहाँ के उसमें समय राइटर थे सर जॉन, उन्होंने कहा कि अमीरों को सज़ा दी गई वह अफ़गानों से खाई मार का परिणाम थी। यानी सिंध के अमीरों को जो सज़ा दी गई थी वह इसलिए दी गई थी कि अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान से मार खाए थे। ठीक, तो इस प्रकार से आज की क्लास इसी पे समाप्त होती है। और सिंध के विलय या फिर सिंध में जो युद्ध हुए हैं उसको अफ़गान तूफ़ान की पूछ भी कहा जाता है। यानी वहाँ पर अंग्रेज़ों की पराजय होती है और अपमान होता है भीषण, जिसका बदला उन्होंने सिंध से लिया। तो आज की क्लास इसी पे समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है, वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर साझा करिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप का ऑप्शन आने लगा होगा, तो हाइप वाले पे आप ज़रूर इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यह और लोगों को रिकमेंड हो सके। तो जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से हम भी आशा रखते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।